यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स की लास्ट यूनिट है ये, यूनिट 2। इसमें मैं आपको एक चैप्टर आज जो पढ़ा रहा हूँ छोटा सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कल पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, और एक पढ़ेंगे सबसे खतरनाक रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12th में पढ़ा था, P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है। टेक्निक 12th में एक चैप्टर पढ़ा था, कॉमन साइज कंपैरेटिव परसेंटेज वाला, वही है। तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल ही लल्लू और 12th में भी पढ़े हुए हैं, इसलिए इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। बस कोर्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैंने तो आज तक कोई क्वेश्चन इनका देखा ही नहीं है। इसी में से आएगा क्वेश्चन, रेशो में से। खतरनाक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब इस साल इन्होंने सिलेबस कम करने की बजाय और बढ़ा दिया है, और इसमें एक चैप्टर और जोड़ दिया तुम्हें, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। ये पहले नहीं था, अभी ये तुम्हारे सिलेबस में, यही चेक कर रहा था मैं, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करी है, ये चैप्टर और नया जोड़ दिया है। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाला चैप्टर भी करेंगे अपन आगे बात। तुमने कॉस्टिंग में बजट नाम का एक चैप्टर पढ़ा है, बजट, कैश बजट, सेल बजट, परचेज बजट, बजट तुमने तो पढ़ा ही है, IPCC में आता है। तुमसे पूछ रहा हूँ बीकॉम वाले बच्चों से, बजटरी कंट्रोल करके कोई चैप्टर नहीं है तुम्हें? चैप्टर तो है, तुमने नहीं पढ़ा है, ऐसा ना, ठीक है। तो तुम लोग एक बजट नाम का चैप्टर पढ़ोगे उधर, वो सेम चीज़ इधर है, फाइनेंशियल प्लानिंग, डिट्टो कॉपी। 8-9 क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई सेंस नहीं है, मतलब ये चीज़ वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। पढ़ लेंगे अपन, तो सिलेबस में है इसलिए ये भी पढ़ लेंगे। लेकिन आपका पूरा फोकस रेशो पे रहेगा, क्योंकि आप रेशो का ही क्वेश्चन अटेंड करोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में से अगर थ्योरी आ गई तो आपको रेशो में से प्रैक्टिकल करना है, और आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और इन दोनों चैप्टर में से कुछ आ गया तो अपने आप को बिल्कुल खुश नसीब समझना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इसमें गिनती के 5-6 क्वेश्चन है, और वो भी कौन से हैं? परसेंटेज वाले, जिसमें क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। अगर ये आ गया तो वेल एंड गुड। हाँ, ये हो सकता है इन दोनों में से थ्योरी आ जाए और प्रैक्टिकल किधर से आए? रेशो में से। इसकी थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इसकी थ्योरी कौन सी थ्योरी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ़ायदे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नुकसान। अब बचपन से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, इससे क्या फ़ायदे दे रखे हैं? यूज़र को डिसीज़न मेकिंग में फ़ायदा मिलता है, हमें अपनी एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन मिलता है, बड़ी बड़ी बातें। और नुकसान में क्या दे रखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपनी एसेट को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों जैसे पॉइंट है, मतलब बस पॉइंट याद करके अपनी मर्जी से लिख देना। अगर आपको थ्योरी अटेंड करनी हो तो मैं तो प्रेफर करूँगा मत करना थ्योरी, रेशो का क्या करना? प्रैक्टिकल पढ़ो। चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2 दे रखा है, इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है पेज नंबर 2.7 पे। कहाँ दे रखा है? पेज नंबर 2.7। अब जो बच्चे 12th क्लास में मेरे से पढ़े हैं उनको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बहुत तरीके से रटवा रखा है। अभी मैं बोलूँगा और आपको याद आ जाएगा। क्या? सबसे पहले आता है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही है, जो कुछ है एक बार फिर लर्न करते हैं। पेज नंबर 2.7 खोलो। खोल लिया? द पेन दे दे। पेज नंबर 2.7 में दे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला हेड आता है। देखो बैलेंस शीट में जो सबसे पहला हेड आता है वो होता है शेयर होल्डर्स, इसमें आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड, ये दो ही चीज़ आती है।
उसके बाद दूसरा हेड आता है नॉन करंट, कंपनी की बैलेंस शीट है, किसकी बैलेंस शीट, और उसके बाद अगला हेड आता है करंट। मेरी तरफ देखो, ध्यान दो, शेयर कैपिटल में तो आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वगैरह। रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं सब तरह के रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, CRR, DRR, दुनिया में जितने भी तरह के रिजर्व तुमने नाम सुने, SPR, वो सब किस में आते हैं, रिजर्व एंड। इधर आती है शेयर कैपिटल, जो शेयर आप इशू करते हो। इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, बड़ी बड़ी उधारी जो आपको 1 साल के बाद पे करनी है। और इधर करंट लाइबिलिटी, छोटी उधारी जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है। तो जो 1 साल में पे करनी हो करंट लाइबिलिटी, जो 1 साल के बाद पे करनी है वो जो अपने रिजर्व है वो इधर, और शेयर कैपिटल। एक हेड और दे रखा है जो खाली पड़ा रहता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दिख रहा है तुम्हें, वो खाली पड़ा रहता है, उसमें कुछ भी नहीं आता। तो आपको शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो सबके आगे लॉन्ग टर्म आ रहा है ना, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी में सिर्फ वही बोरोइंग आती है जो लॉन्ग टर्म है, बड़ी बड़ी, जिनका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है। और फिर करंट लाइबिलिटी में छोटी छोटी उधारी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर और ट्रेड पेबल। करंट लाइबिलिटी में और कुछ याद रखो या मत रखो, ट्रेड पेबल ज़रूर याद रखना। करंट लाइबिलिटी में और कुछ आए या ना आए, ट्रेड पेबल ज़रूर आता है। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बीपी। क्या होता है, तो करंट लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स और बीपी। देखो इसको याद करने का तरीका, पहले NCL और CL जोड़े से याद रखना। इधर आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इधर आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इधर आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इधर आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इधर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये तुम्हें काम का नहीं है, बस नाम याद रखना, डेफर्ड टैक्स। टैक्स पढ़ा है वैसे तो तुमने, लेकिन तुमने डेफर्ड टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें बस याद रखना है डेफर्ड टैक्स। और इधर आता है ट्रेड पेएबल, क्या आता है, और इधर भी चौथी चीज़ है अदर, और इधर भी चौथी चीज़ है अदर। ठीक है, तुम्हें कहा था कि जो इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, वो किधर आ जाएगा, अदर। ठीक है, जिसकी कोई मदर नहीं है वो अदर में आ जाएगा। ठीक है, तो अदर आपका क्या है, एक तरीके का डस्टबिन है, डस्टबिन। कोई बड़ी लाइबिलिटी है, अब जैसे डिवेंचर है, मॉर्गेज लोन है, बड़ी बड़ी लाइबिलिटी है, ये आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बड़े बड़े प्रोविजन बनाए तुमने, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेफर्ड टैक्स तुम्हारे काम का ही नहीं है। अब तुम्हें लग रहा है कि और कोई लाइबिलिटी है जो यहाँ पे फिट नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही, तो कहाँ जाएगी, अदर। ऐसे ही कोई करंट लाइबिलिटी है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहीं पे भी नहीं आएंगे, तो कहाँ जाएंगे, अदर में। अनअर्न्ड इनकम कहाँ जाएगी, अदर में। जो कहीं नहीं जा रही वो कहाँ जाएंगी, अदर में। तो याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इधर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इधर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन इधर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इधर, डेफर्ड टैक्स इधर, ट्रेड पेएबल इधर। ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर और बीपी। ट्रेड पेएबल मतलब क्या है, ट्रेड पेएबल मतलब क्या है, और यहाँ भी एक अदर है और यहाँ भी एक अदर है। समझ गए, ये हमें लाइबिलिटी साइड पढ़ी। कौन सी साइड पढ़ी, इसमें होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड, फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर आता है करंट लाइबिलिटी। तुम्हें समझ में आ रहा है, ये हो गया, ये लाइबिलिटी साइड बनाई हमने। क्या बनाई, अब हम एसेट साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसेट साइड और छोटी है। एसेट साइड में 2 साइड, नॉन करंट एसेट, एक तो नॉन करंट एसेट और एक क्या आएगा, करंट एसेट। बोर्ड पे देख लो, ये नॉन करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, और ये क्या है, करंट एसेट। देखो नॉन करंट एसेट में सिर्फ 4 ही बड़े हेड हैं। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आती है फिक्स्ड एसेट, फिर आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या आती है, फिर आती है लॉन्ग टर्म एडवांसेस, क्या आती है, और फिर आती है डेफर्ड टैक्स एसेट, क्या आती है। सर अभी भी तो आई थी, वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी साइड में आ रही थी। ये डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो कहाँ आएगी, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है एसेट फैसेट से। तुम्हें डेफर्ड टैक्स तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, ना तुम्हें समझ में आएगा क्या है। आपको बस नाम याद रखना है, यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट आता है, वहाँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है। बोर्ड पे देखो,
ये फिक्स एसेट है। जब मैं नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूँ तो फिक्स एसेट तो आएगी ही सही। फिक्स एसेट मेरी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी लैंड में, बिल्डिंग में, तो वो इन्वेस्टमेंट इधर आएंगे। लॉन्ग टर्म एडवांसेस मतलब जो मैंने किसी को पैसा दे रखा है। अगर मैं किसी से पैसा लेता हूँ तो वो मेरे लिए बोरोइंग है। बोरोइंग कहाँ आती है? लाइबिलिटी में। और मैं किसी को पैसे देता हूँ तो मेरे लिए एसेट है। एसेट कहाँ आएगी? एसेट साइड में। तो ये है लॉन्ग टर्म एडवांस। वहाँ आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ आता है लॉन्ग टर्म एडवांस। और डीटीएल तो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ देखो, अब फिक्स एसेट को मैं फिर कुछ हिस्सों में बांटूंगा। फिक्स एसेट में एक तो आती है टेंजिबल एसेट, क्या आती है, और एक होती है इंटेंजिबल एसेट। क्या होती है? टेंजिबल एसेट आप सब जानते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, क्या क्या आता है। और इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो इंटेंजिबल इधर आएगी और टेंजिबल इधर आएगी। याद रखोगे। सर हमें करना क्या है ये बताओ। करना क्या है? क्वेश्चन के अंदर सब चीज़ सजा के दे रखी होगी। तुम्हें जो एसेट की चीज़ें वो एसेट में डालनी है, जो लाइबिलिटी की चीज़ें हो तो नंबर तुम्हें किसके मिलेंगे? जमाने के। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप उठा के डाल सकते हो। फॉर्मेट याद नहीं है तो ख़त्म, नंबर गए तुम्हारे 10 नंबर, ठीक है। अगर आया इसमें से कुछ तो, वैसे तो क्योंकि ये चैप्टर किसके साथ दे रखा है? रेशो के साथ। रेशो में 50 एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें। छोटे छोटे हैं लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ऐसा आज तक कोटा यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं है कि रेशो में से कोई क्वेश्चन ना दे और ये सब दे दे। हो गया तो तुम्हारे नसीब। देख लो, नॉन करंट लाइबिलिटी में एसेट में क्या आ रहा है? नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक दो चीज़ और दे रखी है इसमें, एक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और एक दे रखा है इंटेंजिबल एसेट। बोर्ड पे देखो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन इधर आ जाएंगे, गुडविल वगैरह इधर आ जाएगी। अब क्या बचा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो एसेट जो अभी तक बन के तैयार नहीं हुई। हाँ, वेरी गुड। जो लैंड है ना बिल्डिंग है, जैसे अभी लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ना तो लैंड है ना बिल्डिंग है, तो वो किधर आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। कहाँ आएगा? उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आज मैंने पेटेंट कराए मेरे इस मार्कर के और अभी तक पेटेंट मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो वो किस में आएंगे? अंडर डेवलप। मतलब देखो, टेंजिबल एसेट पूरी बन गई तो इधर आ जाएगी, इंटेंजिबल एसेट पूरी बन गई तो इधर आ जाएगी, टेंजिबल एसेट आधी बनी है तो इधर आएगी और इंटेंजिबल एसेट आधी बनी है तो इधर आएगी। तो ये कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट। समझ गए? बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। क्या पढ़ा रहा हूँ? एसेट साइड दो हिस्सों से बनी है, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट एसेट 4 हिस्सों से बनी है। फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, डीटीए तुम्हारे काम का नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने बड़ी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है और लॉन्ग टर्म एडवांस मैंने लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं। फिक्स एसेट मेरी एसेट जो 1 साल से ज़्यादा मेरे पास रहेगी। अब मेरी फिक्स एसेट 2 तरह की है, या तो टेंजिबल है या लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये तो टेंजिबल है। और गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये इंटेंजिबल है। ये टेंजिबल है और ये अगर ये पूरी बन गई है तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और ये आधी बनी है तो यहाँ। भैया समझ में आया? याद हुआ? याद ही करना है, ये याद ही करना है। अब ये नॉन करंट एसेट पूरा याद हो गया। अब करंट एसेट को देखो मैं ऐसे सजाऊंगा। अब यहाँ फिक्स एसेट तो आई गई और करंट एसेट तो ये खुद ही है। अब करंट एसेट में देखो क्या आएगा। यहाँ आए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ आएगा, यहाँ आए थे लॉन्ग टर्म एडवांस, वहाँ आए थे करंट लाइब्रेरी में ट्रेड पेएबल, यहाँ आएंगे ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आते हैं आरुषि? डेटर और बीआर। क्या आते हैं? पेएबल में क्या आते थे? क्रेडिटर और बीपी। तो डेटर में क्या आएंगे? अरे रिसीवेबल में क्या आएंगे? डेटर। और यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, यहाँ शॉर्ट टर्म एडवांस आ गए, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब सबसे बड़ी करंट एसेट भूल रहा हूँ मैं, कैश। कैश से बड़ी करंट एसेट हो सकती है कुछ, तो यहाँ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आएगा? और एक और बहुत बड़ी करंट एसेट भूल रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री, स्टॉक। अब मैं एफएम में पढ़ाता हूँ तुम्हें, इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। यही पढ़ा रहा हूँ ना।
वर्किंग कैपिटल में भी यही पढ़ाता था। इन्वेंट्री या स्टॉक कितने तरह का होता है? 3 तरह का, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। तो एक तो स्टॉक आ गया, एक डेटर आ गए, एक कैश आ गए। जब भी मैं करंट एसेट की बात करूँ ना बेटा, तो करंट एसेट में 3 चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, डेटर, कैश, स्टॉक। और उसके अलावा 2 और आएंगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म एडवांस। क्लियर है? खत्म। ये एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड पढ़ा दिया आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1। पेज नंबर 2.19। Following data have been extracted from the books of Delhi Cloth Mill. Cash, land, marketable security, stock, creditor, general reserve, equity share, surplus, dividend, investment, ये वो सब दे रखा है ना। लास्ट लाइन पढ़ो। You are required to prepare बैलेंस शीट। आपको क्या बनानी है? बना सकते हैं क्या हम? फॉर्मेट में बनाएंगे। पहला शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल। ढूंढो शेयर कैपिटल कहाँ है? कहाँ है? इक्विटी शेयर कैपिटल पहले ही नंबर पे दे रखी है, पहले नंबर पे 10 लाख। देखो 10 लाख ले रखी है मेरे भाई ने। उसके बाद आएगा रिजर्व एंड, अब रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व आते हैं। सबसे पहले तो सरप्लस इन P&L दे रखा है 2,17,000 दे रखा है ना, 2,17,000 ये लेंगे। और पे टर्न करो, अरे उधर जनरल रिजर्व भी दे रखे, कितने जनरल रिजर्व, और प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड दे रखा है 86,250। अभी ये प्रपोज्ड डिविडेंड लेंगे कि नहीं लेंगे वो बात की बात है, पहले आगे पढ़ो। डेटर, मशीन, BR, डेटर, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टिक करो। एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, BP, नेट सेल और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 3,27,000। मेरी बात सुनो बेटा, हमें नेट प्रॉफिट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर ही P&L दे रखा था। ऊपर कितना दे रखा था? P&L 2,17,000 और हमें जनरल रिजर्व दे रखे थे 1 लाख। अब इधर देखो, आप यहाँ लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट लिखोगे, लेकिन उसके लिए बनाओगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ऐसे बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस लिखो, यहाँ लो जनरल रिजर्व 1 लाख, यहाँ लो P&L 2,17,000 और उसमें से लेस कर दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या लेस कर दो? क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारा खर्चा है। तो 2 लाख और 3 लाख, और 3,17,000 में से 50,000 माइनस कर दो, 2 लाख। इसको दिखा दो रिजर्व एंड सरप्लस में 2,67,000। देख लो। हाँ गौरव पूछ बेटा, कोई डाउट है? नहीं पूछ ले। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्यों माइनस किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारी फिक्टिशियस एसेट है, बनावटी एसेट, और ऐसी एसेट को हम किताबों में नहीं दिखाते, हम प्रॉफिट में से उड़ा देते हैं। तो प्रॉफिट हमारा 2,17 का था, सब काट पीट के। सर एक और बात बताओ, प्रॉफिट तो 2 थे सर, एक और प्रॉफिट भी तो दे रखा था लास्ट में 3,27,000। अरे भाई पढ़ो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, बिफोर डिविडेंड था। अब मेरे बच्चों, आप लोग बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट लेते हो, एक जवाब दे दो मुझे, बैलेंस शीट में प्रॉफिट फाइनल वाला लेते हो या बिफोर टैक्स वाला लेते हो? बैलेंस शीट तो साल के अंत में बनती है, तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो तो फाइनल आएगा। तो आपका प्रॉफिट 3,27,000 था, उसमें से टैक्स फैक्स हमने सब माइनस कर दिया, और कितना बचा? 2,17। तो बस 2,17 ले लो ना, 3,27 से मेरे को क्या लेना देना? मेरे को तो 2,17 से लेना देना है। 2,17 में से प्रीलिमिनरी माइनस नहीं किए थे मैंने, वो माइनस कर दिए 50, और 1 लाख के जनरल रिजर्व है। मेरी बात सुन लो कान खोल के, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर इस क्वेश्चन में CRR होता तो मैं वो भी लेता, SPR होता तो वो भी लेता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कोई भी ऐसी चीज दे रखी हो कि जिसके पीछे रिजर्व आ रहा होता, क्या आ रहा होता? क्या? रिजर्व। तो मैं उसे यहाँ पे ऐड करता। ठीक है मेरे बच्चों, अगर क्या आ रहा होता पीछे? रिजर्व, तो मैं यहाँ पे क्या करता? कोई डाउट है? आ गया रिजर्व एंड सरप्लस? आगे आओ,
अब आओ नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में छाटो क्या क्या है, बड़ी बड़ी उधारी, डिबेंचर वगैरह दिख रहे हैं क्या कहीं? अबे डेटर तो लाइबिलिटी होती है क्या? डेटर तो एसेट है। सिक्योर्ड डिबेंचर ले लो, सिक्योर्ड डिबेंचर 2.5 लाख, देखो ले रखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना सिक्योर्ड डिबेंचर। और अब नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म डिबेंचर आ गए, अब आएंगी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी ऊपर से छाटो कितनी कितनी है। कैश, अबे कैश लाइबिलिटी हो रही होती है लॉन्ग लैंड बिल्डिंग मार्केटेबल स्टॉक। क्रेडिटर, क्रेडिटर लेंगे, देखो क्रेडिटर ले रहा होगा 4,05,750 और क्रेडिटर के साथ बीपी भी लेंगे। बीपी है क्या, कहाँ है? बीपी है 68,000, दोनों को ऐड करके लो, 4,05,000 प्लस 68,000, 4,05,000 और 68, 473। और एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लेंगे 52,000। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन हो तो वो भी ले लो। प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा था एक मुझे, कितना था वो? 260। और भी कोई प्रोविजन था क्या? प्रपोज डिविडेंडा, प्रपोज डिविडेंड भी 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। प्रपोज डिविडेंड भी 1 साल छोड़ो, बल्कि लॉ में तो लिखा हुआ है जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 14 दिन में ही पे करना है। तो क्या वो भी करंट लाइबिलिटी हुई मेरी? वो भी करंट लाइबिलिटी में आएगा। तो 86,000 का डिविडेंड है और बाकी का टैक्स है। एक बात सुन लो मेरी, यहाँ देखो, यहाँ बैलेंस शीट बनी हुई है और यहाँ नोट्स टू अकाउंट है। वो सारी चीज़ें नोट्स टू अकाउंट में बताता जा रहा है कि यहाँ मैंने ये लिया, यहाँ मैंने ये लिया, ठीक है। देखो नोट्स टू अकाउंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में उसने लिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स 264 और प्रपोज डिविडेंड 86। 264 में 86 ले लो, कितना आ जाएगा? 3,50,000। लाइबिलिटी साइड बन गई। एसेट साइड में यहाँ देखो, एसेट साइड में क्या आता है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या आता है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या आता है? टेंजिबल। देखो फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट बहुत सारी है, छाटो। लैंड एंड बिल्डिंग, और नीचे आओ, प्लांट एंड मशीनरी, और नीचे आओ, नियप ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड। यहाँ देखो नोट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 5,44,000, टोटल ले लेंगे 13 लाख। अब यहाँ देखो टेंजिबल के बाद इंटेंजिबल आती है। इंटेंजिबल में गुडविल वगैरह आता है, छाटो कहीं गुडविल वगैरह था क्या? नहीं है गुडविल वगैरह। अब इधर देखो टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो खाली रहते हैं, ये नहीं मिलेंगे तुम्हें। अब आओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी दिखी थी मुझे, पे टर्न करो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000, देखो इन्वेस्टमेंट ले रखी है 20,000। अब आओ करंट एसेट पे, किस पे आओ? लॉन्ग टर्म एडवांसेस नहीं है और ये तो कभी होगा भी नहीं, डीटीए फीटीए। करंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री तो होगी। इन्वेंट्री देखो पहले, स्टॉक कितना है, कहाँ है? 2,72,800 दिख गया तुम्हें? स्टॉक के बाद यहाँ पे आता है इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म एडवांस। देखो कहीं शॉर्ट टर्म नाम की कोई चीज़ है? एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स हमने एडवांस में जमा करा दिया, तो हमारा एडवांस ही तो हुआ, वो शॉर्ट टर्म एडवांस ही तो हुआ। शॉर्ट टर्म एडवांस हुआ ना वो। शॉर्ट टर्म एडवांस में ले लो तुम, कितना है शॉर्ट टर्म एडवांस? एडवांस टैक्स 1 लाख का जमा कराया हमने, तो कितना आएगा? और क्या आता है इधर? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं डेटर और बीआर। देखो डेटर और बीआर दोनों दिखे थे मुझे, डेटर भी था और बीआर भी था। डेटर तो था 5,23,000 और बीआर कितना था? 22। 5,23 में 22,600 कितना जाएगा? 5,45। ये भी हो गया। और क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल के अलावा? कैश। कैश तो सबसे बड़ी करंट एसेट है। कैश तो पहले नंबर पे ही दे रखा था, कितना? 48,600, वो भी ले लो कैश। कुछ बचा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हो तो एक मार्केटेबल सिक्योरिटी दिखी थी हमें, दिखी थी 62,000, वो भी ले लो।
हाँ, क्या होती है बेटा? मार्केटेबल सिक्योरिटी वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब तेरे अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं, तूने डिबेंचर खरीदे, तो तू जब चाहे तब बेच सकती है। तेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, कैश इक्विवेलेंट में नहीं, अपन इसको आप करंट एसेट में लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट में तो वो लेते हैं जो हद से ज़्यादा लिक्विड हो। हालांकि इसमें भी दो व्यू है, कुछ लोग इसको कैश इक्विवेलेंट भी मानते हैं। 12th में तुम्हें इसे कैश इक्विवेलेंट मानते थे, और यहाँ पे ये लोग मानते हैं इसको करंट इन्वेस्टमेंट। आप इसे करंट इन्वेस्टमेंट मानोगे तो ये इन्वेस्टमेंट में आएगी, और कैश इक्विवेलेंट मानोगे तो कैश में आएगी। लेकिन एक बात बताओ, आएगी तो दोनों करंट एसेट में ही, तो बैलेंस शीट के टोटल पे कोई प्रभाव। देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है, मज़ा आया? ये क्वेश्चन सबसे इजी है अगर तुम्हें फॉर्मेट याद है तो। अब देखो इसको करने का तरीका बताता हूँ, ऐसे मत करना जैसे अभी अपन ने किया, ये तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आप एग्जाम में होते तो ऐसे करते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके आगे लिख लो ये एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, और एसेट के आगे लिख दो ये टेंजिबल, ये इंटेंजिबल, ये शेयर कैपिटल, ये रिजर्व, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लिख दोगे, लिखने के बाद बस जमाने का काम रहेगा, एक साथ जमा देना, समझ गए? और एक बार में टैली हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं हुई तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर 50,000 का फ़र्क आ रहा है तो मैंने क्या छोड़ दिया। और ये तो हो ही नहीं सकता तुम कुछ छोड़ दो, क्योंकि तुमने जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तुम उसी समय लिख दोगे कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। बस ये गलती कर सकते हो तुम कि कोई चीज़ एसेट में आती है और तुमने, और कोई चीज़ लाइबिलिटी में आती है और तुमने कॉमर्स के 4 साल तुम बिता चुके हो, 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो इतना तो हमारा स्तर नहीं गिरा कि हम एसेट को लाइबिलिटी समझ लें। ये भी कर सकता है क्या उमेर तू कि तू लैंड एंड बिल्डिंग को लाइबिलिटी में दिखा दे, या शेयर कैपिटल को एसेट में दिखा दो? नहीं करोगे, उम्मीद है मुझे। नया नाम आ जाए, कितना नया आएगा देख के ये तो पहचान सकती हो ना कि वो एसेट है कि हेड में ही गलती करोगे बस, कि कोई चीज़ एसेट में इधर आती और तुमने उसके भी ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन तुमने एसेट की चीज़ ही लाइबिलिटी में दिखा दी तो रिडिक्यूलस हो जाएगा, फिर बिल्कुल रिडिक्यूलस। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। ये तो हमने बैलेंस शीट पढ़ा, यार छोटा सा है, ये तो बैलेंस शीट पढ़ी। लास्ट क्वेश्चन है लाइबिलिटी, पी एंड एल का। किसका? पी एंड एल तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा, मेरी तरफ देखो। पी एंड एल बहुत सिंपल है, आपको 11th क्लास में जो पी एंड एल बनाते हो ना उससे भी सिंपल है। 11th क्लास का पी एंड एल तो फिर भी 1.5-2 पेज का होता है। कंपनी का पी एंड एल सबसे सिंपल है। कंपनी का पी एंड एल देखो, कंपनी सबसे पहले इनकम लेती है जिसे वो कहती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहती है? और दूसरी इनकम है अदर इनकम। क्या है? और दोनों को टोटल करो तो टोटल इनकम। इसको ए दे दो। क्या दे दो? देखो मेरे बच्चों, कंपनी की 2 इनकम होती है। कंपनी ये मान के चलती है जो आपकी मेन इनकम है ना उसे तो आप दिखाओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेन इनकम सेल। मेरी मेन इनकम क्या है? सेल। क्या? फीस। मेरी मेन इनकम क्या है? तो फीस को मैं दिखाऊंगा रेवेन्यू फ्रॉम, उसके अलावा अदर इनकम जो भी है। जैसे कि अगर सपोज करो आपने कहीं एफडी वेफडी करा रखी है और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, अदर इनकम। आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी है, रेंट आ रहा है, अदर इनकम। आपने किसी कंपनी में निवेश कर रखा है, डिविडेंड आ रहा है, अदर इनकम। तो सेल के अलावा जो भी बचे ना सब कहाँ डाल देना। मेन सेल है, बस सेल को कहाँ दिखाना, बाकी बचा कुचा कचरा, बचा कुचा कचरा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। 2 इनकम हो गई, दोनों को जोड़ दो। अब खर्चे, कंपनी के 7 तरह के खर्चे हैं। कितने खर्चे हैं? 7 पढ़ा देता हूं मैं, क्वेश्चन कल कराऊंगा। 7, बिल्कुल सिंपल सिंपल। कितने खर्चे हैं? 7। कितने? 7। कंपनी का मेन खर्चा होता है मेन परचेस। इससे बड़ा कोई खर्चा होगा? आपकी सबसे बड़ी इनकम है सेल और आपका सबसे बड़ा खर्चा है सेल करोगे और परचेस करोगे।
परचेज के अलावा दूसरा खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं एफएम में पढ़ा चुका हूँ पहले भी ये फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, थम्सअप वाला एग्जांपल दिया था। आपकी फ्रिज में 20 थम्सअप है और आपने 80 और ख़रीदी, तो 80 और 20 कितनी हो गई? और आपने फ्रिज खोला 1 महीने बाद तो उसमें 10 ही पड़ी थी, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, कितनी बची? 90 आप कंज्यूम कर गए। क्या कर गए? तो अगर मुझे पता करना है मैं कितना मटेरियल कंज्यूम कर गया, कितना, तो मैं कैसे निकालूंगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग, बेटा सुन रहे हो? तो ओपनिंग में परचेज ऐड करो और क्लोजिंग माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? मटेरियल। एक मटेरियल कंज्यूम लेना है, एक परचेज लेनी है। परचेज में आप मटेरियल कंज्यूम ऐड कर दो, ये 2 खर्चे हो गए। कंपनी का तीसरा खर्चा होता है चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है सर? इसका क्या मतलब है? आप याद है बचपन से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ये ट्रेडिंग अकाउंट ही तो है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक इधर लेते हो, क्लोजिंग स्टॉक इधर लेते हो, परचेज इधर लेते हो, सेल इधर लेते हो, और फिर जीपी आता है। तो आप इधर ओपनिंग ले रहे हो, इधर क्लोजिंग ले रहे हो। मैं दोनों नहीं ले रहा, मैं दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ। आप इधर 1 लाख लो और इधर 80 लो, तो दोनों का डिफरेंस 20 ही तो आया, तो मैं सीधे 20 पकड़ लूँगा। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब है ओपनिंग माइनस। तो 3 तरह के खर्चे हो गए, परचेज, मटीरियल कंज्यूम, चेंज इन स्टॉक। बेटा याद ही करवाना है मुझे तुम्हें। ये चैप्टर सिर्फ रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन क्यों? क्योंकि आपको मैं फॉर्मेट लर्न करवा रहा हूँ। आपने वर्किंग कैपिटल पढ़ा, आपने डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा, उसमें लॉजिक थे कि आपकी रेट ज़्यादा हो तो उसमें डिविडेंड दो मत दो। वर्किंग कैपिटल निकालने के फॉर्मूले थे, उसके भी लॉजिक थे। ये तो फॉर्मेट है बस कि इसको ऐसे दिखाना है, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है। मतलब इसका कोई लॉजिक थोड़ी है कि परचेस ऊपर आ रहा है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल नीचे आ रहा है। तो फॉर्मेट है, बस जमा के लिखना है आपको। आप लोग बचपन से ट्रेडिंग एंड P&L ऐसे बना रहे हो। यहाँ ओपनिंग स्टॉक लेते हो, यहाँ परचेज लेते हो, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ जीपी, यहाँ सेल्स, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। ये बचपन से पढ़ रहे हो। अब ये ऐसे नहीं बनाना, ये ऐसे बनाना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, खत्म। तो फॉर्मेट है वो। परचेज आ गया, मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन स्टॉक, 3 खर्चे हो गए। अब चौथा, पांचवा और छठा सुनना। चौथा डेप्रीसिएशन। चौथा खर्चा कौन सा है? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या है? डेप्रीसिएशन होता है जो आप फर्नीचर वगैरह, लैंड वगैरह पे लगाओ। लैंड पे तो लगता ही नहीं है, बिल्डिंग वगैरह पे डेप्रीसिएशन। और अमोर्टाइजेशन आप जब किसी चीज़ को राइट ऑफ करते हो, क्या करते हो? तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चौथा। चौथा क्या है? डेप्रीसिएशन एंड, पांचवा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या आएगा पांचवा? छठा फाइनेंस कॉस्ट। क्या आएगा? और सातवां अदर। सातवां इतना इजी है। एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगी सैलरी वगैरह, डेप्रीसिएशन में डेप्रीसिएशन आएगा, और फाइनेंस कॉस्ट में ब्याज आएगा। फाइनेंस मतलब ब्याज, इंटरेस्ट। जो बच गया वो सब अदर। जैसे मेरे बच्चों रेंट आया कहीं पर, अदर। एडवर्टीजमेंट आया कहीं पर, प्रिंटिंग आया, स्टेशनरी आया, बेड डेप्स आए, ऑफिस एक्सपेंस आए, एडमिन एक्सपेंस आए। अरे जने कितने खर्चे हैं? सब अदर, सब अदर, सब। जो आना है वो 6 खर्चों में आ जाएगा। 6 में नहीं आया, सब अदर। याद करो मेरे साथ, 6 खर्चे कौन से हैं? परचेज, मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन स्टॉक, डेप, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस, अदर। फिर बोलो, परचेज, मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन स्टॉक, डेप, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस, अदर। याद हो गए? अब मेरे बच्चों, ये 7 खर्चे इसको साइड में रखो, और 2 इनकम। 2 इनकम कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? फीस। फीस के अलावा सब। गौरव की दुकान है तो वो सेल करता है,
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल और उसके अलावा उसकी सारी इनकम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये सेल, 2 इनकम 7 खर्चे, 2 इनकम 2 इनकम 2 इनकम 2 इनकम में से 7 खर्चे हटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और उसमें से टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बन गया P&L। बना दोगे? इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूं, सारे खर्चे दे रखे हैं, बस जमा के आना। और कल क्लास में मत आना अगर ना करो तो। खत्म हो गया है चैप्टर। देखो चैप्टर है ही नहीं है, थ्योरी है। अब देखो थ्योरी आ गई पीछे, क्या आ गई थ्योरी? एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या थ्योरी है? एसेंशियल क्वालिटीज। देखो रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। फिर इंटरनल यूजर के लिए क्या फायदा है? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एक्सटर्नल यूजर, इन्वेस्टर, बैंक, ट्रेड क्रेडिटर, ये थ्योरी है। और उसके बाद लास्ट में दे रखा है लिमिटेशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नुकसान क्या है। ठीक है, अगर आपसे ये रीड ना होता हो तो फिर एग्जाम टाइम पे मैं रटवा दूंगा, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। क्लियर है? ये चैप्टर के बाद, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी, कल अपन बात करेंगे टेक्निक की। किसकी बात करेंगे? टेक्निक के अंदर तुम्हें पढ़ाऊंगा कॉमन साइज और कंपैरेटिव। क्या पढ़ाऊंगा? मेरी बात पे ध्यान दे लो 2 मिनट। क्या पढ़ाऊंगा? कॉमन साइज और। अब मेरे बच्चों, ये जो बैलेंस शीट तुम्हें बनाना सिखाई है ना, ये अगले चैप्टर में जो कल पढ़ाऊंगा उसमें भी बनेगी, बस उसमें परसेंटेज निकालना है। कॉमन साइज कंपैरेटिव में क्या निकलती है? परसेंटेज। वो परसेंटेज निकालने की क्वेश्चन करेंगे और फिर इस यूनिट का मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा रेशो।